वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने 2 पार्ट में करके कराया था, जिसको मैं आज वन शॉट में कवर करने वाला हूं बच्ची। और आने वाले रिमेनिंग जो भी चैप्टर्स रहेगा उसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार इसको डिस्कशन करते हैं कि आखिर इसमें हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, उस पर आइए चर्चा करते हैं। आइए बच्ची, तो यहां पर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की बात करें, चैप्टर नंबर 2 है आपका, जहां पर यूनिट नंबर 1 रहेगा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन शॉट में हम लोग करने वाले हैं बच्ची। आइए सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, ओवरव्यू ले कि क्या क्या कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है वहां पर समझेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होगी, कम्युनिकेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, और लीगल एनफोर्सेबिलिटीज क्या होता है बच्चे। ये आज की क्लास का सारे के सारे एजेंडा रहेगा जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें बच्चे, तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझेंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद बहुत तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है बच्चे, कम्युनिकेशन होना क्यों जरूरी है और इसका रिवोकेशन कैसे होता है, उन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए बच्चे, ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है जहां पर आप आराम से इसको रीड आउट कर लोगे। चलिए आइए हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर जो आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2H में डिफाइन करा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बच्चे। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे को दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एक एग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। बच्चे मैंने आपको बताया था जब मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था, डिटेल्स में देखना है तो आप वहां पर भी जाकर के उसको देख सकते हो, जहां पर मैंने बताया था एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा फिर से आपको ब्रीफली बता दूं, मिस्टर एक्स है और यहाँ पर मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी करा और मिस्टर वाई ने यहाँ पर ₹2,00,000 इनको पे करा है। बच्चे यहाँ पर बताइए फर्स्ट प्रॉमिस किसने किससे करा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से करा, और सेकंड प्रॉमिस मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से करा ₹2,00,000 का। बच्चे यहाँ पर दो जो ये प्रोमिसेस है दोनों एक दूसरे के बदले में ही कंसिडरेशन टू ईच अदर है, दिस इज कॉल्ड अग्रीमेंट। यहां पर एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया, जहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन करा गया है, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट बोलते हैं बच्चे। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, तो प्रॉमिस की बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन करा गया, प्रॉमिस व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल मेड सिग्निफाइज हिज असेंट द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड। जब आप जैसे मान लीजिए मैंने ऑफर दिया कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं और आपने एक्सेप्टेंस दिया, यहां पर प्रॉमिस बनता है बच्चे, प्रॉमिस यहां पर बनता है। प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो यहां पर देख लीजिए कुछ पॉइंट्स गिवन है, जहां पर द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम अबव डेफिनेशन, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड इज सिग्निफाइज, जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है या उसकी एसेंट आ जाती है, सहमति आ जाती है, तो इट एक्सेप्टेड प्रोमिस बिकम्स प्रॉमिस बन जाता है बच्चे। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। मैंने एक चीज और क्लेरिफाई किया था, एक होता सोशल अग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट, इसके बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था सोशल, एक होता सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट और एक होता कमर्शियल एग्रीमेंट। बच्चे ऐसा कौन सा एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है, तो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनता है। बट कमर्शियल एग्रीमेंट जो होते हैं एक ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहां पर एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करते हैं तो उस सेकंड पार्टी के पास ऑप्शंस होते हैं कि कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं या शू फाइल कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहां पर हमने बताया कि एग्रीमेंट इक्वल टू क्या होता है बच्चे, तो ऑफर कह लो प्रपोजल कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है, प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो आपका एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगा। और उसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग बात जब करते हैं बच्चे, तो यहां पर एग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ को अगर जोड़ देते हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, चलो
आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर सारे एग्जांपल्स है, आप आराम से इसको रीड आउट कर लोगे। जहां पर मैंने बताया था कि एक, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं तो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं कि आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस करा कि जब सीए फाउंडेशन का एग्जाम तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते तो तुम्हारे पापा ने तुमसे कमिटमेंट की कि हम तुम्हें एक टू व्हीलर दिलवाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने उसको क्रैक करा, पास करा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, उसके बाद देने से मना कर दी, तो आप कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता है। ये सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ पर ब्लड का रिलेशन होती है, यहाँ पर फादर एंड सन के बीच में जो रिलेशन होता है बच्चे, यहाँ पर खून का रिश्ता होता है, जहां पर सोशल एग्रीमेंट की बात करी जाती है। घरेलू मैटर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। बट ऐसा होता है कि जब कॉमर्शियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चे, यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट होते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे। डेफिनेटली इसमें यही बातें बताया गया है। जैसे एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ से कमिटमेंट करते हैं कि तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये दिया करूंगा, लेकिन बाद में देने से मना कर देते हैं, तो वाइफ जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मिसिंग होते हैं बच्चे। समझ में आ गया? आराम से पढ़ लोगे। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होती है। तो एग्रीमेंट की बात करें तो मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड, हम इसको अग्रीमेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद अगर बात करें एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट वाइडर टर्म्स होते हैं जहां पर इंक्लूड किया जाता है लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर इट इज यूज इन अ नैरो सेंस, इसको हम नैरो सेंस में यूज करा जाता है विद स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। उसके बाद बात करें बच्चे लीगल एब्लिगेशन की, अगर बात करें इट मे नॉट क्रिएट अ लीगल एब्लिगेशन। जब एग्रीमेंट होती है बच्चे, तो एग्रीमेंट क्या होता है? नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट्स ऑफ द पार्टीज, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जब होती है नेसेसरली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट राइट्स एवरी पार्टीज। बच्चे इसलिए बताया गया है कि स्टेटमेंट है यहां पर कि जित ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से नहीं बनते हैं, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू बनाया जाता है। बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ेंगे। आइए यहां पर हम लोग बात करने वाले सेक्शन, यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बच्चे, तो यहां पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि कुछ चीजें सेक्शन 10 में गिवन है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ यहां पर पॉइंट्स गिवन है जो सेक्शन 10 में गिवन नहीं है बट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इसेंशियल पार्ट। तो चलिए सबसे पहला एग्रीमेंट, सेक्शन 10 में जो चीज मेंशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रीमेंट का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और यहां पर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होना चाहिए, जहां पर एज पर सेक्शन 24 to 30 एंड 56 में गिवन है बच्ची। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर सेक्शन 10 में गिवन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, टू पार्टीज का होना जरूरी है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, सर्टेनिटी की मीनिंग होनी चाहिए, और पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए बच्चे। क्लियर है पॉइंट्स? तो एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट यहां पर होना चाहिए, यहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, आइए जैसे यहां पर इन सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, दे आर, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। कब? जब वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड इज कॉल्ड, यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है बच्चे। समझ में आ गया? टू पार्टीज का होना बेहद जरूरी है, जैसे कि मैंने डिस्कस करा, टू पार्टीज होते हैं, यहां पर एक ऑफरर होते हैं, एक ऑफरी होते हैं, यहां पर अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते हो। आराम से इस एग्जांपल को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी अगर डील करते हो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करी जाती है, तो यहां पर बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं, दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रखोगे इन बातों का। चलो उसके बाद हम अगर बात करते हैं बच्चे, यहां पर पार्टीज मस्ट इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं कि टू फ्रेंड्स अपने आप पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम शाम को डिनर पे जाएंगे,
और मान लीजिए अगर वो नहीं लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है बच्चे, ये एक इंटेंशन, यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। एक पार्टी एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। आराम से पढ़ोगे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने इस तरह से समझा रखा है बच्चे, समझ में आ गया। अदर लीगल फॉर्मेलिटीज का होना भी जरूरी है, जैसे जब इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो तो सिर्फ बोला नहीं जाता है, जबकि रिटन में एग्रीमेंट होती है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन के बीच में एग्रीमेंट करी जाती है। तो यहां पर सब कुछ लीगल फॉर्म में होता है और रिटन में एग्रीमेंट करी जाती है विद द लीगल फॉर्मेट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं डीलर हूं और मैं ऑयल में डील करता हूं, मैं मल्टीपल डील ऑयल में डील करता हूं, और आपने कहा मेरे को कुछ ऑयल भेज देना, तो आपने ये नहीं बताया कि कौन सी ऑयल चाहिए, तो आपको ये बताना जरूरी है। अगर आपने नहीं बताया तो यहाँ पर आप क्लियर तो करो कि आपको क्या चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए, क्या क्वांटिटी में चाहिए, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मान लीजिए मैं एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, फिर अगर आप कह रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखोगे। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट की बात करें बच्चे, तो यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इसकी डेड बॉडी है, और यहां पर गुरुदेव है, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको जीवित कर दूंगा, बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अब बताइए, इट इज पॉसिबल? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कैसा हो सकता है कि मरे हुए आत्मा को आप जीवित कर सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आपने किसी से कमिटमेंट करा कि तुम ये चीज कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, या चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप एग्रीमेंट वो करो, जैसे बच्चे यहाँ पर ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, तो दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखोगी। समझ में आ गया? आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं कुछ चीजें सेक्शन 10 में गिवन है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत बेहद जरूरी है। फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है, यानी क्वेश्चन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपटेंड होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है बच्चे? वॉइडेबल कहलाता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। ध्यान रखोगे बच्चे इन बातों का, क्लियर है पॉइंट्स? चलो उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने यही एग्जाम्पल बताया है, आप आराम से कर सकते हो। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की बात करें तो लॉ के अंदर बच्चे ये बात एक, हालांकि ये चैप्टर आपका है अलग से है सिलेबस में, बट यहां पर मैं आपको बता दूं, कैपेसिटीज और पार्टीज की जब बात करते हैं तो पार्टीज के बीच में, पार्टीज ऐसा होना चाहिए जिसका मतलब क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, साउंड माइंड के होना चाहिए, यानी मेजर का मतलब 18 साल कंप्लीट होने चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए। ये सारे व्यक्ति होंगे, वो कॉन्ट्रेक्चुअल उनकी कैपेसिटी होती है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, एक बार इसको पढ़ोगे डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आ जाएगा। बाकी चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन का होना जरूरी है। मैंने कहा कंसिडरेशन का मतलब होता है, लैटिन वर्ड में कहा गया समथिंग इन क्विड प्रो क्यू, दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न्स की बात करी जाती है बच्चे, कि मैंने अगर आपको क्या करा है, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने, या मान लीजिए मैंने आपको कार की डिलीवरी करा है, तो आप मुझे क्या करोगे? बदले में अमाउंट पे करोगे। कंसिडरेशन का होना जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट और आपका लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज नहीं चलेगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी यहां पर ऐसा कमिटमेंट नहीं करोगे किसी को मर्डर करने को, किसी को किडनैप करने का एक्टिविटीज या धमकी देने का काम नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखोगे, ये इलीगल है एक्टिविटीज, या कुछ चीजें जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड करा गया है, उस ऐसी एक्टिविटीज आप नहीं करोगे। बच्चे हम लोग आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। टाइप्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार होते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करें बच्चे और एनफोर्सेबिलिटीज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, आइए बच्चे मैं एक एक करके मैं आपको चीजों को समझाता हूं, ध्यान से इस बातों को ध्यान दोगे। आइए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो और कॉन्ट्रैक्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एसेंशियल, सेक्शन 10 में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन है, अगर वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? ये एग्जांपल पढ़ोगे आपको
आराम से ये चीजें समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बच्चे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, बाद में जाकर के कुछ घटना ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से इसको पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहां पर हम अगर बात करते हैं कि मिस्टर एक्स है और यहां पर मान लीजिए मिस रिया है। मिस्टर एक्स, जब इन लोगों की मैरिज की बात चल रही थी तब तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ऑफर भी था और एक्सेप्टेंस भी था दोनों के बीच में। लेकिन शादी से पहले क्या हुआ, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है। अब बताइए, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल रहा? नहीं रहा। यानी मिस्टर एक्स चले गए, अब दूसरा मिस्टर एक्स तो आ नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होंगे बच्चे, इनकी शादी तो रुक गई, तो यहां पर क्या कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? क्या पूरा कर पाएंगे? बताइए, जब बना था तो एग्रीमेंट भी था, प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ भी था, वैलिड था, बट अब वॉइड बन चुके हैं। या मान लीजिए आपने यहां पर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं इतने टन्स शुगर सप्लाई करूंगा, और उसके बाद सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज के बाद से चीनी ये शुगर सप्लाई आप नहीं करोगे इस लोकेशन पे या इस जगह पर आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? क्या पूरा कर सकते हो? नहीं। तो यहां पर ये क्या बन जाता है बच्चे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसीलिए बताया गया अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable. This is a void contract. समझ में आ गया? एग्जाम्पल को पढ़ोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर धमकी देकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे आपका कार मैंने कहा कि 50,000 में मुझे दे दो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। यहां पर आपकी प्रॉपर्टी को मैंने कहा कि तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर करो वरना तुम्हें तुम्हारे बच्चे को हम किडनैप करा देंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं बच्ची, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर क्या होते हैं बच्चे, धमकी दिया जाता है। तो यहां धमकी के थ्रू जब भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोर्शन के थ्रू, अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो इनके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं बच्ची, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब मैंने धमकी दिया आपको और मैंने धमकी के थ्रू आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वीकर पार्टी कौन है, आप है। एग्रीव्ड पार्टी कौन है, आप है। मैं तो डोमिनेंट पोजीशन में हूं, मैं अपने पावर का यूज कर रहा हूं। समझ पा रहे हो? आप आराम से इसको देखोगे। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके सेपरेट चैप्टर है जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रॉड क्या होता है, यहां पर कोर्सन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग एक बार आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, हम लोग बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने जस्ट अभी बताया कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनता है तो वैलिड होता है, बाद में जाकर ये कुछ घटना ऐसे घट जाने की वजह से जिसको पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे जहां पर धमकी के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या तो कोर्शन के थ्रू होगा, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू होगा, या फ्रॉड के थ्रू, या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इन के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होती है बच्चे, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी यहां पर जो होता है उनके साथ गलत होती है, उनके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। एनफोर्सेबिलिटीज की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल एट ऑल, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आ गया? कॉजेज क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। किस वजह से? या तो लॉ में कुछ चेंजेस आ जाती हैं या कुछ और सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आ जाती है, जैसे कि द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, या कुछ सर्कमस्टेंसेस बदल गई, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ कंसेंट ऑफ पार्टी वाज नॉट फ्री, जैसे कि कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड होती है तो ये क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है। इज इट क्लियर बच्चे? चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, बट जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हैज राइट टू avoid the contract, any party can sue
द अदर फॉर क्लेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट की बात करें बच्चे तो यहां पर अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडीज टू एनी पार्टीज, जबकि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द पार्टीज हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करो विद अ रीजनेबल टाइम, इफ सो रिजाइंड इट बिकम्स वॉइड। अगर आपने रिजाइन करा तो वॉइड बन जाएगा, नहीं करा तो बच्चे ये वैलिड बन जाएगा, ध्यान रखोगी। इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एक ऐसा पॉलिसी जहां पर इमोरल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो या इलीगल नेचर की हो बच्ची, हम उसको क्या बोलते हैं, यहां पर हम क्या बोलेंगे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ, जो चीज लॉ मना कर रहा है, जो चीज लॉ यहां पर प्रोहिबिटेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड इलीगल एक्टिविटीज। जैसे गांजा बेचना, अफीम बेचना, इस तरह की एक्टिविटीज जो करेंगे आप, ये इलीगल एक्टिविटीज में आता है, समझ गए। रिश्वत लेकर के जॉब दिलाना या और अदर्स एक्टिविटीज करना, ये लॉ के अगेंस्ट है, आईपीसी के अगेंस्ट है, इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट जाते हैं बच्चे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है बच्चे और इलीगल अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, इट इज नॉट इलीगल। देखो वॉइड एग्रीमेंट में कोई जरूरी है, जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें यहां पर सोशल एग्रीमेंट, वॉइड तो होते हैं, क्या इलीगल होते हैं, नहीं होते हैं। तो आइए, अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल बट एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, बिल्कुल सही बात है। नेचर की बात करें, नॉट फॉरबिडन अंडर द लॉ, बिल्कुल सही बात है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट में इट इज फॉरबिडन अंडर द लॉ। पनिशमेंट की बात करें, पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, कहां पर, वॉइड एग्रीमेंट। बट इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट आर लाइबल फॉर पनिशमेंट। कोलेटरल एग्रीमेंट की बात करें, इट इज नॉट नेसेसरली दैट एग्रीमेंट्स आर कोलेटरल टू बी वॉइड, एग्रीमेंट में भी ऑल्सो वॉइड, इट मे बी ऑल्सो इलीगल। यहां पर ये वॉइड भी हो सकता है और ये वैलिड भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट कोलेटरल इलीगल आर ऑलवेज वॉइड। बट अगर कोई भी अगर एग्रीमेंट कोलेटरल है इलीगल एक्टिविटीज का, इलीगल एग्रीमेंट्स का, ऑलवेज वॉइड माना जाएगा बच्चे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ द सम टेक्निकल डिफेक्ट। कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से बच्ची, दिस इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशंस एक्ट और बोथ ऑफ द पार्टीज, समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी परचेज करा, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट पे, आपने नॉर्मल पेपर पे उसकी रजिस्ट्रेशन करा ली, इट इज नॉट अ वैलिड, दिस इज अनएनफोर्सेबल, क्योंकि टेक्निकल अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अराइज होती है। इज इट क्लियर बच्चे। चलो आगे बढ़ेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या तो बोल के करोगे या तो लिख करके करोगे, ध्यान रखोगे। यहां पर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूं और मैंने यहां पर लेटर में लिख करके कहा, तो दोनों एक ही बात है, या तो बोल के करो या तो आप लिख करके करो। इंप्लाइड का मतलब होता अदर देन द वर्ड ऑफ स्पोकन एंड रिटन, इस बात का ध्यान रखोगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, कुल्ली आया और आपका लॉगेज उठाया और लेकर के प्लेटफॉर्म तक लेकर के गया और आपने कुछ नहीं बोला। जब वो आपका सामान रखा और आपसे पैसा मांगा तो आपने देने से मना कर दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने इंप्लाइड ऑफर दिया था और आपने इंप्लाइड ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस इंप्लाइड दे चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, यू कैन नॉट डिनाई, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये ना तो बोला जाता है ना तो लिख करके किया जाता है, ये आपकी बिहेवियर और कंडक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अराइज होती है। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को रीड आउट करोगे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइलेंट होता है, जहां पर अगर बात करें जब एटीएम मशीन में आप जाते हो तो वहां पर डेबिट कार्ड लगाते हो तो वहां पर बोलना नहीं पड़ता है, डेट इज एम्प्लाइड के पैसे निकल जाती है। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करो, मैंने पैसे भेजना था रामलाल के अकाउंट में, मैंने पैसे भेजना था रामलाल के अकाउंट में बट गलती से मैंने भेज दिया श्यामलाल के अकाउंट में। लॉ कहता है कि एक व्यक्ति का गलती की वजह से दूसरा व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा सकता है, दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
लॉ कहता है अनजस्टिस तरीके से किसी को अमीर नहीं बनने देंगे, यहां पर यही इनका इंटेंशन होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से अगर दूसरा पार्टी को अगर बेनिफिट्स हुआ है तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चे, ध्यान से पढ़ लोगे। ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बच्चे, जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे कि ईमेल के थ्रू करते हो, ई कॉमर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हो बच्चे, दिस इज कॉल्ड ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स की दुनिया आ चुकी है, यहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ये बात तो आप लोग बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बच्चे, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आइए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार का डिलीवरी करा और इसने इसको 2 लाख रुपए दिया। बच्चे यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी किया और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपया पे किया। यानी मिस्टर ए ने फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई अपने वादा पूरा किया, और यहां पर सेकंड जो है मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स, इसने अपना वादा पूरा करा। यहां पर दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है ईच अदर, दोनों अपने अपने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करा। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आता है बच्चे, तो यहां पर दोनों पार्टीज अपने अपने ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे हम उसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि देखो कार की डिलीवरी मैं फ्यूचर में करूंगा, तो यहां पर मिस्टर वाई ने भी मिस्टर एक्स को कहा कि देख भाई, जब फ्यूचर में तू कार की डिलीवरी करेगा तो मैं पेमेंट भी फ्यूचर में ही करूंगा। तो यहां पर दोनों पार्टीज ने अपने अपने वादा को पूरा नहीं की है, यानी आउट स्टैंडिंग है, यहां पर रिमेनिंग है, बाकी है। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर ऑब्लिगेशन पेंडिंग होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी तो कर दिया, लेकिन अभी तक मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पेमेंट नहीं किया है, यानी एक पार्टीज ने अपना वादा पूरा किया है, दूसरा पार्टीज अभी भी बाकी है। दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आता है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टी वादा पूरा करते हैं, दूसरे की नहीं हुई होती है। उसके बाद बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आइए बच्चे हम लोग आगे देखते हैं। आइए यहां पर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें बच्चे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोथ पार्टीज। यही तो इस मैं कह सकता हूं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब और ऑफर का मतलब दोनों सेम होता है, प्रपोजल कह लो ऑफर कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। सेक्शन 2 में डिफाइन करा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, जहां पर डेफिनेशन ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू ऑफ obtaining assent of the debt ऑर्डर सच एक्ट एंड एब्सटेंस इज कॉल्ड प्रपोजल। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रपोजल बोलते हैं। तो ऑफर का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, मैंने ऑफर दिया, सामने से आपकी एक्सेप्टेंस जानने के लिए मैंने करा है। कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखोगे। जो ऑफर देता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑफरर कहते हैं या प्रॉमिसर कहते हैं। जो ऑफर को स्वीकार करते हैं बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं या हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ये बात का ध्यान रखोगे। क्लियर है पॉइंट्स। तो ऑफर में क्या होता है, कुछ करने की वादा करी जाती है और कुछ ना करने की वादा करी जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखोगे और यहां पर आप इस एग्जांपल को पढ़ोगे। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद ऑब्टेनिंग ऑफ असेंट ऑफ द पार्टीज। यहां पर ऑफर देने का इंटेंशन होता है कि हम सामने वाले से क्या जान सके, हम एसेंट जान सके। क्लियर है बच्चे। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर में पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, यानी डूइंग एज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग एज अ अब्स्टिनेंस और नेगेटिव एक्ट। समझ में आ गया। क्लियर है पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे बच्चे काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर के कितने प्रकार होते हैं, जहां पर हमने कहा हाउ मेड और टू हुम मेड। तो हाउ मेड में एक एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर होता है। टू हुम मेड में होता है जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। आइए एक एक करके इन सभी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया जाता है, जो जिसका जैसे कि मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं कि मेरा डॉग खो गया है और उस डॉग को जो व्यक्ति खोज करके लाएगा उसको मैं 10,000 का रिवॉर्ड दूंगा या इनाम दूंगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है,
वो जिस व्यक्ति को इसकी इंफॉर्मेशन होगा वही तो ढूंढ करके लाएगा, जब उसको नॉलेज होगा तो लेकर के आएगा। ये क्या होता है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सभी के लिए होता है, जिनके नॉलेज में होगा इसके बारे में वो लेकर के आएगा, और जब ढूंढेगा तो उसको क्या होगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा। केस लॉज यहाँ पर आया हुआ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनीज, इसको ध्यान देना है आपको। समझ में आ गया? बाकी केस स्टडीज कराएंगे तो उसमें हम इस चीज को लेकर के जरूर आएंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल ऑफर को हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं बच्चे। स्पेशल ऑफर का मतलब मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ आपको, तो आप ही स्वीकार कर सकते हो, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखोगे। स्पेशल ऑफर वो ऑफर होता है जो स्पेशल पर्सन को दिया जाता है या स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, तो वही पर्सन उसको एक्सेप्टेंस देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है बच्चे? कि मैंने कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं और सेम टाइम पे आपने कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूं। यहां पर सेम टाइम पे मैंने ऑफर दिया, मुझे नहीं पता था कि आप भी कहने वाले हो, लेकिन सेम टाइम पे मैंने भी ऑफर दिया और सामने से आपने भी ऑफर दिए, यानी ऑफर के साथ ऑफर ही आ रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। देयर इज नो एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया? क्लियर है? काउंटर ऑफर का मतलब क्या हो गया मैं बताता हूं बच्चे एक एग्जांपल के साथ। यहां पर देख लीजिए, मैंने कहा कि मेरे पास जो कार है मैं उसको 1 लाख रुपए में सेल आउट करना चाहता हूं। आपने कहा सर एक काम कीजिए, मुझे 80,000 में दे दीजिए। जैसे ही मैंने एक ऑफर दिया था 1 लाख रुपए का, आपने क्या करा? सामने से एक्सेप्टेंस ना देकर के सामने से ऑफर दे दिया। जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। बाद में आपने कहा कि सर बुरा मत मानिए, मैं तो आपका स्टूडेंट रहा हूं, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिए, मैं 1 लाख रुपए ही देने के लिए रेडी हूं। मैंने कहा कि जब ऑफर ही नहीं तो एक्सेप्टेंस किस बात का? जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए का ऑफर दिया था, सामने से आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, चेंजेस कर दिया, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। अब बिना ऑफर का कोई अगर एक्सेप्टेंस दिया जाता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड इनवैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर है पॉइंट्स? चलो हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है? ये कुछ टाइम के लिए होता है। स्टैंडिंग होता है जैसे टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारे एग्जांपल है इसकी। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग एंड और ओपन ऑफर। टेंडर्स that are invited for supply the goods kinds for standing offers। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। बच्चे एक ऑफर को वैलिड होने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसको ध्यान देना है। सबसे पहले इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। ऑफर आपका कैसा होना चाहिए? कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। आप ध्यान रखोगे, यहां पर ए ने बी को कहा कि मेरा बच्चे का बर्थडे है, तुम वहां पर आ जाना, या मान लीजिए उसने टाइम तो दिया बट नहीं बुलाया, या मान लीजिए नहीं वो जा पाए, तो बी उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है कि तुम क्यों नहीं आए, मैं कोर्ट में जाकर के केस फाइल करूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी कैपेबल इन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इट मस्ट सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे कि क्यों क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, वो सर्टेन होना चाहिए। मैं कुछ और बेचना चाह रहा हूं, आप कुछ और खरीदना चाह रहे हो। मैं यहां पर वैगनार बेच रहा हूं, आप BMW समझ रहे हैं, तो यहां पर क्या है? आपका इंटेंशन कुछ और है, मेरा इंटेंशन कुछ और है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ गया? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। भाई यहां पर ऑफर किस लिए बनाया जाता है? ऑफरी के एक्सेप्टेंस के लिए बनाया जाता है। जैसे लालमन सुकना वर्सेस गौरीदत्त, ये केस लॉज है, आएंगे इसको भी कराएंगे बच्चे। इट में भी कंडीशनल, ये कंडीशनल भी हो सकते हैं, कंडीशन भी लगाया जा सकता है। उसके बाद ऑफर शुड नॉट कंटेन, ऑफर में कुछ ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसको ना माना जाए तो एक्सेप्टेंस माना जाए। जैसे कि आपने कहा कि मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं और आपने कहा कि अगर मान लीजिए आपका रिप्लाई नहीं आता है, अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर, तो मैं मान लूंगा कि आपका एक्सेप्टेंस है। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर में कोई ऐसा टर्म्स नहीं होना चाहिए जिसको अगर एक्सेप्टेंस या जिसको अगर मान लीजिए यहां पर ना माना जाए तो वहां पर एक्सेप्टेंस माना जाएगा, या चुप रहना, या कह सकते हो ऑफर शुड नॉट कंटेन। ऐसे टर्म्स नहीं होना चाहिए जिसका पालन ना किया जाए तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 500 इफ नो रिप्लाई। ए ने कहा कि देख बी, मैं तेरा एंड्रॉइड फोन परचेज करना चाहता हूं 5000 में, बट तेरा रिप्लाई अगर नहीं आता तो मैं समझ लूंगा कि तू देने के लिए रेडी है। इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एन ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक, या तो स्पेसिफिक होगा और जनरल, दोनों भी हो सकता है। इट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। बच्चे मैंने बताया था कि तो ऑफर एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? जब कोई कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बट रहा होता है, यानी वो इन्विटेशन टू ऑफर है। किसी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर प्राइस डिस्प्ले पे जो गुड्स रखा होता है उसमें प्राइस टैग
टैग लगा रखा होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले आता है, ये बात का ध्यान रखोगे। इनविटेशन टू ऑफर में नेगोशिएट किया जाता है, क्लियर है पॉइंट्स। उसके बाद ऑफर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। चलो उसके बाद अगर हम बात करें बच्ची, क्लियर है पॉइंट्स यहाँ तक के इनविटेशन टू ऑफर। चलिए उसके बाद अगर आगे अगर हम बात करें बच्ची, यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर मैंने अभी जस्ट बताया, क्लियर है। चलो उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर एक होता ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑफर क्या होता है, ऑफर पहले आता है, इनविटेशन टू ऑफर बाद में आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑफर वो चीज है जहां पर डेफिनेशन बता रखा है, मैंने अभी जस्ट अभी डेफिनेशन बताया, एज इट इज आपको समझना है। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले आता है, इनविटेशन टू ऑफर आने के बाद ऑफर आता है। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की बात करें बच्चे, जब ऑफर दिया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर क्या जानना चाहते हो आप, ताकि सामने वाला का एक क्या एक्नॉलेजमेंट रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन, द टर्म सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन करा है। एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज द व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई, जब एक प्रपोजल और ऑफर का सिग्निफाइज किया जाता है, एसेंट यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिया जाता है, हम उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर कुछ चीजें बताया गया, जैसे व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज में, फॉर एग्जांपल ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी 20,000, हिज प्रपोजल हेयर प्रपोजल इज मेड टू बी। समझ में आ गया। बट यहाँ पर क्या करे, द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, यानी बी एवॉब एग्जांपल बी सिग्निफाइज असेंट। यहाँ पर ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने जब एक्नॉलेजमेंट दे देता है बच्चे, तो ये एक्सेप्टेंस माना जाता है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पर लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। द एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। बिल्कुल सही बात है। बल्टिन वर्सेस जोन्स का एक केस लॉज है, जहां पर केस स्टडीज हम कराएंगे तो आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉलिन कंपनी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं लगाओगे, नहीं तो काउंटर ऑफर का हिस्सा बन जाता है। समझ में आ गया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब मोड, एक्सेप्टेंस का मोड कैसा होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मोड। जिस मोड में उसने कहा है उसी मोड में आप दोगे। टाइम की बात करें, रीजनेबल टाइम का होना जरूरी होता है बच्चे। एक्सेप्ट मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। कि अगर आपने कोई चीज मेरे से प्रश्न करा बट मैंने उसमें चुप रहा, साइलेंट, तो ये आपने एक्सेप्टेंस मान लिया। जैसे आपने कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूँ 50,000 में, बट मैंने रिप्लाई नहीं करा, तो आपने ये मान लिया कि सर तो रेडी हो चुके हैं, डन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर केस लॉज है फतेह हाउस वर्सेस माइंडली का, करेंगे इसके बारे में भी केस लॉज जब लेकर के आएंगे। एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ये बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे बात करें बच्ची, तो एक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ऑफर का कम्युनिकेशन कब कैसे होता है, कब होता है, कैसे होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करें, द टर्म्स सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम, जब ये उसके नॉलेज में आ जाता है। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल को पढ़ लोगे, जिस दिन उसके नॉलेज में आ जाएगा तो ऑफर का कम्युनिकेशन माना जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें बच्ची, तो यहाँ पर क्या होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, देखो देयर इज अ टू इश्यूज, यहाँ पर दो इश्यूज आता है मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर बात करें। कम्युनिकेशंस इंक्लूड एक्सप्रेशन वर्ड्स रिटन वर्ड्स, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और ओमिशन टू डू समथिंग। कम्युनिकेशन ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो प्रपोजर के लिए कब होगा, एक्सेप्टर के लिए कब होगा। तो प्रपोजर के लिए तब माना जाएगा जब ये एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। उसके बाद बात करें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट, कंडक्ट के थ्रू भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। एग्जाम्पल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो अगेंस्ट प्रपोजर और अगेंस्ट एक्सेप्टर, प्रपोजर के लिए कब होगा, व्हेन इट द पुट टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एज टू हिम एज शो आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्ट, पावर एक्सेप्टर के पावर से विड्रॉ हो सकता है ऑफ द सेम टाइम। अगेंस्ट एक्सेप्टर का मतलब व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता है तो इसके एक्सेप्टर के लिए माना जाएगा। और जब प्रपोजी के एक्सेप्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अगर अगेंस्ट एक्सेप्टर की बात करें तो प्रपोजर के नॉलेज में आना जरूरी है, और जब हम बात करेंगे प्रपोजर के लिए तो यहाँ पर एक्सेप्टर के नॉलेज में आना जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें बच्ची, यहाँ पर ये सारे केस लॉज हैं, एक बार पढ़ोगे उसको समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर बात करें स्टैंडर्ड टर्म्स फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पर क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट को
unaware of the content of the document provide the waiting of the enforce of the given notice for circumstances। इस बात का ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करें बच्ची, तो विद द व्यू ऑफ प्रपोजर व्यू द एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पर वही चीज है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल की कंपनी। और रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑफर आपने दिया उसको रिवोक करना, वापस करना, विड्रॉ करना। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स बताया गया है। और ये कब प्रिवेल करेगा, जैसे मान लीजिए हमने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने बताया है एग्जांपल के साथ। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर क्या होता है, जब आप ऑफर देते हो तो ऑफर मान लीजिए जैसे एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस प्रिवेल करेगा, बट एक्सेप्टेंस से पहले आपका क्या चला गया, रिवोकेशन का लेटर चला गया, तो पहले रिवोकेशन प्रिवेल करेगा। इस बात का ध्यान रखोगे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, आइए कुछ बातें यहाँ पर बताया गया है बच्चे, उस बात का ध्यान रखेंगे। रिवोकेशन, यहाँ पर मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये कौन सा मोड्स होगा जिसके थ्रू आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो। तो सबसे पहला बाय नोटिस ऑफ द रिवोकेशन, आप नोटिस दो रिवोकेशन के लिए तो आपका, उसके बाद लैप्स ऑफ द टाइम, या टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑफर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस की बात करी जाती है। यहाँ पर जैसे डेथ बाय और इंसेनिटी, यहाँ पर प्रपोजर का अगर डेथ हो जाता है तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाता है। समझ में आ गया। या बाय काउंटर ऑफर के थ्रू हो सकता है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हो जाएगा। ये सब्सिक्वेंट इलीगलिटी में हो सकता है। समझ में आ गया। इस तरह से मैंने सभी चीजों को वन शॉट के अंदर मैंने कराया बच्ची। बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और सीखेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। यहां तक आप लोग पढ़ाई करोगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और